सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। आज के यार इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस करेंगे कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो आपके सिलेबस में आते हैं, चाहे जेई का एग्जाम देखें, जेई मेंस का या नीट का या जेई एडवांस का, हर एक एग्जाम में आते ही रहते हैं। और जाई बात करें हम कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं जो कि आपके सिलेबस में आते हैं, जेई में भी और नीट में भी। इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझेंगे कि इन दोनों का क्या मीनिंग है, इन दोनों में साइंटिफिकली मैथमेटिकली क्या इक्वेशंस आती हैं वो समझेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे, अपना जितना भी हमें चाहिए जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस के पर्पज से, वो सारा हम समझ लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं, जो आपको मैंने 5 अभी बताए, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक। उसके बाद इसी लेक्चर में हम वर्क डन निकालना सीखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का और आइसोबारिक प्रोसेस का। इन दो का वर्क डन मैं आपको इसी लेक्चर में करा दूंगा, और अगले लेक्चर में आपको आइसोथर्मल का वर्क डन निकालना और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना सिखाऊंगा। ठीक बात है, इतना काम हमें आज करना है। ये सारे काम करके हम उसके बाद जितने भी आपके जेई और नीट में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन हुए होंगे उनमें से 1 2 4 क्वेश्चन हम लेंगे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपको समझ आ जाए अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक बात है। तो आज के लेक्चर के बाद अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन सब से अगर क्वेश्चन बन के आए, चाहे वो जेई मेंस में फिर या नीट में या जेई एडवांस में, वो आपसे हो रहा होगा। ठीक बात है। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल लो। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हेडिंग डालो। सबसे पहले हम समझेंगे क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहली हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल लो, मुझे देखते ना रहो कि बस ये लिखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट लेके निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ये काम नहीं करना है भाई, कंगारू की तरह कूद के आके बस थोड़ा सा एंजॉय करके नहीं जाना है, लिखते जाना है साथ साथ में। लिखोगे तो मेमोरी में जाएगा, नहीं लिखोगे तो बार बार लेक्चर्स को आके देखोगे। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन दोनों को समझते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ऐसे करते हैं, ऐसे डिफरेंस लेके ही चल लेते हैं, है ना। डिफरेंस से जब कंपैरिजन करके आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। तो एक डिफरेंस लेते हैं, इस साइड आपका ले लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और इस साइड आपका ले लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक एक करके इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और सबको समझ आएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पर्पज से या नीट के पर्पज से। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। इन दोनों का पहले कुछ ना कुछ समझाता हूं, पहले समझाता हूं फिर लिखते हैं। एक बार समझ लिया फिर तो लिखते टाइम मजा आ जाएगा। देखो, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हम कैसे बना सकते हैं, उसके एग्जांपल दिखाना हो अगर आपको, तो मान लो एक फेमस एग्जांपल है कि ऐसे मान लो ये आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर कुछ आपकी गैस रखी हुई है। इसके अंदर आपकी क्या है, इसके अंदर आपकी गैस है। ठीक है, इसके अंदर आपकी गैस है, और ये आपका क्या है, ये आपका वापस वही प्यारा सा नुन्नू सा पिस्टन, ये आपका है पिस्टन, ये आपका है पिस्टन। ठीक बात है, ये आपकी गैस है, ये आपका पिस्टन है। और इधर अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर बहुत ही छोटे छोटे से इसके ऊपर मैं मास रख दे रहा हूं, बहुत ही छोटे छोटे मैं इस पे मास के पीसीस रख दे रहा हूं। राइट, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब क्या, जैसे 1 ग्राम का भी लाखवां हिस्सा, इतना छोटा, बहुत ही छोटे छोटे, समझ सकते हो, चावल के एक दाने जैसे, है ना। बहुत छोटे मास हमने रखे हुए हैं। तो ऐसे मैंने इधर एक छोटे छोटे से कुछ मास रख दिए हैं, बहुत छोटे छोटे से मास रख दिए हैं।
आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पहले समझाते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं अपने डेली लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस। उसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि आपको कोटा में भी कराई जाती है। ये क्या है आपके स्मॉल पीसेस ऑफ वेट, छोटे छोटे पीस हैं भार के, राइट। इस साइड चलो साथ साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं, इस साइड इसका भी बना लेते हैं। ये मान लो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर हमें ऑपरेटर्स दिखाना हो तो कंपैरिजन से समझोगे अच्छा। तो इस पे मान लो हमने एक बड़ा सा पीस रखा है, बिग पीस ऑफ वेट, राइट। इसमें भी ये पिस्टन थी आपकी, इसमें बड़ा सा एक पीस रखा है और ये आपकी इधर गैस है, इसमें भी गैस, बस दोनों में मास का डिफरेंस है। उधर हमने छोटे छोटे मास के पार्टिकल रखे हैं, छोटे छोटे मास रखा है ना। इन दोनों में डिफरेंस देखो, पहली बात क्या है, ए मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑपरेटर्स आपका बनाया है, ए मैंने आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में बनाया है। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने क्या किया है, सेम वही चीज है कि इधर भी बीकर है, उधर भी बीकर है, इधर भी पिस्टन है, उधर भी पिस्टन है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, छोटे छोटे मासेस रखे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा कह लो, इतने छोटे हैं। 1 ग्राम आपको पता है 1 ग्राम इतना पिद्दू सा होता है, उसका भी 1000वां हिस्सा। इतने छोटे छोटे मासेस मैंने इधर रखे हुए हैं, राइट। ए मान लो, और इधर मैंने कोई मान लो बड़ा सा एक पीस रखा हुआ है, एक रखा है, मान लो 2, मान लो इधर 2 रखे होते, एक ही अभी मैं ले रहा हूं कि चलो एक ही रखा है, ठीक बात है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी क्या है, एक गैस का कुछ प्रेशर होगा, उसको मैं बोल लेता हूं लेट्स से पी इंटरनल, है ना। गैस का जो इंटरनल प्रेशर होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कूद रहे होंगे तो इसके कारण एक इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया पी इंटरनल। बाहर से जो एक प्रेशर लग रहा होगा, बाहर से जो प्रेशर होगा वो हमारा अभी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो हमारा पी एक्सटर्नल है, ठीक बात है। एक बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर से आपका इंटरनल प्रेशर है, दोनों अभी बैलेंस है, इस करके चीज आपकी बैलेंस है ना। अरे यार सिंपल सी बात है ना, गैस इधर से प्रेशर लगा रही है, गैस इधर से ऐसे प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेयर इधर से प्रेशर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इस करके अभी सब कुछ स्टेबल रखा हुआ है, अभी आपका सब कुछ स्टेबल रखा हुआ है। अब अगर इधर से मैं एक छोटू सा पीस उठाऊं, अब इधर से अगर मैं एक छोटू सा पीस उठाऊं तो क्या होगा, जब मैं छोटू सा पीस उठाऊंगा तो इधर वेट कम होगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा। अरे यार पहले ऊपर से दबाव ज्यादा आ रहा था, अब मैंने एक छोटू सा पीस हटा दिया तो दबाव थोड़ा सा कम आएगा, मतलब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम होगा, ठीक है, बात कम है। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, तो जब अगर अंदर वाला प्रेशर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स गैस ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगी, गैस ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगी। फिर से देखो, पहले अभी आपका पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल के था, इस करके सब कुछ टेबल में था आपका, कुछ भी पिस्टन उस्टन कुछ नहीं हिल रहा था। अब अगर मैं एक छोटू सा पीस निकाल दूं बाहर, मैंने क्या किया, एक छोटू सा पीस बाहर निकाल दिया वेट का। अब जब मैं छोटू सा पीस वेट का बाहर निकालूंगा तो वेट आपका कम हो गया, मतलब वेट कम होगा तो नीचे की तरफ दबाव कम होगा, मतलब प्रेशर पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा, और पी एक्सटर्नल कम होगा, पी इंटरनल ज्यादा है अभी, मतलब अब जब हमने एक वेट हटा दिया तो पी इंटरनल ज्यादा था। अब जब पी इंटरनल ज्यादा है हमारा तो गैस आपकी इसको बाहर की तरफ जाएगी, गैस एक्सपेंड करेगी। कब तक एक्सपेंड करेगी, जब तक आपका पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता, ठीक बात है। जब ऐसे हल्का सा एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पी इंटरनल आपका इस बैलेंस हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप जो अंदर प्रेशर बढ़ गया था वो वापस नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, और वापस नॉर्मल हो जाएगा तो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात, ठीक है ना। क्या कहानी बताई मैंने आपको कि एक छोटा सा मास निकालने से पी एक्सटर्नल आपका कम हुआ, पी इंटरनल ज़्यादा हो गया था। पी इंटरनल ज़्यादा हुआ तो जितना पी इंटरनल ज़्यादा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर की तरफ पिस्टन को मूव करेगा। जब पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका अंदर वाला प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, मतलब धीरे धीरे कम होगा। फिर प्रेशर कम होगा, जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर होगा तो ये पिस्टन मूव करना रुक जाएगा, उसके बाद पी इंटरनल फिर पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, ठीक बात है। यही कहानी अभी तक मैंने आपको बताई है, आपको समझ आ गई होगी, 3 बार बता चुका हूँ।
ऐसे फिर काम होगा। अगर मैंने पहला पीस निकाला था, अब उसके बाद मैं दूसरा पीस निकाल दूं, तो फिर वापस क्या होगा, पी इंटरनल ज़्यादा होगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा। पी इंटरनल ज़्यादा होगा, इस करके पिस्टन फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर पी इंटरनल जब पी एक्सटर्नल के बराबर आएगा, पिस्टन फिर रुक जाएगी। ऐसे ही होता जाएगा। फिर तीसरा उठाओगे, पी इंटरनल फिर ज़्यादा हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा। फिर वो आपका प्रेशर इनसाइड बढ़ जाएगा। प्रेशर इनसाइड बढ़ेगा तो गैस ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगी, तो पिस्टन आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तब तक ऊपर जाएगी जब तक पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता। ऐसे काम होता रहेगा आपका। ठीक बात है। मतलब लिखो, एक लाइन लिखो, पहला पॉइंट, इन दिस प्रोसेस, ऐसा लिख लो चाहिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स multiple steps and after each step system is allowed to attain equilibrium state, क्या ये बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कि पहले मैंने एक पीस उठाया, फिर दूसरा उठाया, ऐसे मैं एक एक करके एक एक स्टेप लगा के ऐसे मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस कर रहा हूँ। पहली बार मल्टीपल स्टेप हो रहे हैं। ठीक बात है, इधर तक बात क्लियर है। एंड आफ्टर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के बाद सिस्टम को अलाउ किया जाता है कि पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर ले। जैसे हमने क्या किया था, पहले एक पीस निकाला, आराम से एक पीस निकाला। जब हमने पीस निकाला पहला, तब हमने पहले क्या हुआ, जब हमने एक पीस निकाला मतलब पी एक्सटर्नल कम हो गया, पी इंटरनल ज़्यादा हो गया था। पी इंटरनल ज़्यादा हो गया तो मतलब पिस्टन अब ऊपर की तरफ जाएगी। पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी, तब तक ऊपर जाएगी जब तक पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता। मतलब दूसरा स्टेप तब शुरू होता है जब पहला स्टेप, हर एक जो स्टेप है और उसको अलाउंस दी जाती है कि पहले वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका होता है। ठीक बात है, सिंपल सी लाइन है कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कि पहले एक पीस उठाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेप होते हैं। उस थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा होता है। और उसके बाद ये बोला कि हर एक स्टेप के बाद, आफ्टर ईच स्टेप, जब हमने जैसे पहला पीस उठाया, तो जब हमने पहला पीस उठाया, पहला कदम रखा हमने, तो पहले कदम के बाद जब तक सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लिया था, तो सिस्टम को पहले एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करने देते हैं, उसके बाद दूसरा पीस उठाते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। ठीक बात है, क्लियर है। अब इस साइड क्या है, अब इस साइड अगर मैं सीधा ही उठा दूं एक बड़ा सा पीस, अब अगर मैं बड़ा सा पीस अगर सीधा उठा दूं, तो नीचे आपका इधर गैस का पी इंटरनल था, ऊपर इस वेट के कारण इधर पी एक्सटर्नल लग रहा है, इधर आपका वेट के कारण पी एक्सटर्नल लग रहा है ना। अब अगर मैं इसको उठा दूं, पूरा ये बड़ा सा जो ईटा रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, इसको अगर मैं उठा दूं, तो आपका पी एक्सटर्नल बहुत कम हो जाएगा, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर जो नीचे की तरफ दबाव था इस वेट के कारण, वो बहुत कम हो जाएगा। अब जब आपका पी एक्सटर्नल बहुत कम हो जाएगा, मतलब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के रिलेटिवली बहुत कम हो जाएगा, और पी इंटरनल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, तो जब हमका जो पिस्टन है बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, तब बात क्या होगी, तब हमारा सिस्टम क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करने की अलाउंस होगी? उसे नहीं होगी। वो एक्सपेंड करता जाएगा जितना, क्योंकि एक ही पीस था, इसको उठा दिया तो जितना वो जा सकता उतना जाएगा ही, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। तो लिखो, इट इन्वॉल्व्स वन और वेरी फ्यू स्टेप्स, या एक स्टेप या बहुत ही कम स्टेप्स, वेरी फ्यू स्टेप्स, and system is not in equilibrium state, for most of time
ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या है बात, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो रही है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक स्टेप या बहुत ही कम स्टेप में इन्वॉल्व होता है, और जब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होता है तो आपका सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे ही आप ये उठाओगे तो जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होना शुरू होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस शुरू होना होगा, तो उस टाइम सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके जैसा नहीं है कि एक छोटा सा उठाया पहले स्टेबल प्रोसेस आएगा, मतलब क्योंकि इसमें एक ही स्टेप हो, एक मल्टीपल स्टेप हो रहे तो हर स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम पहले अटेन कर रहा है फिर दूसरा स्टेप हो रहा है। इसमें हो ही एक स्टेप रहा है या बहुत ही कम स्टेप हो रहे हैं, तो इसको उठाएंगे तो सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता है। बात क्लियर है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो वापस नहीं आता। ठीक बात है? अच्छा, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं? देखो इस केस में क्या था कि आपका जो P एक्सटर्नल था वो P इंटरनल से प्लस माइनस डीपी, और P इंटरनल से प्लस माइनस, मतलब छोटा सा ही प्रेशर चेंज था इनमें, क्योंकि हम छोटा सा ही मास हटा रहे हैं। हमने क्या किया, छोटा सा मास हटाया। जब ये छोटा सा मास हटाया तो पहले हमारा P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर था, इस करके पिस्टन आपका स्टेबल था, हाँ, मूव नहीं कर रहा था। अब जब आप एक छोटा सा मास हटाओगे तो P एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो ना कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही कम होगा। मतलब P इंटरनल और P एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका P एक्सटर्नल बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस डीपी, या कम हो सकता है P एक्सटर्नल या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छोटा सा ही चेंज होता है डीपी का, छोटा सा ही चेंज। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P, एक बड़ा सा चेंज होता है। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे इस केस के लिए हमारे माइनस होगा हमारा P एक्सटर्नल P इंटरनल में से कुछ कम हो रहा होगा, ठीक है। तो P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P, मतलब इधर जो चेंज इन प्रेशर है वो बहुत बड़ा होता है, चेंज इन प्रेशर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब इसको हमने एक बड़ा सा वेट हटाया तो प्रेशर में जो चेंज आया, मतलब P एक्सटर्नल P इंटरनल से बहुत कम हो गया, तो मतलब डेल्टा P, एक प्रेशर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। P एक्सटर्नल और P इंटरनल में डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो जब बड़ा डिफरेंस होता है तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, छोटा डिफरेंस होता है तो उसको डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक बात है। तो इसका हम मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल जो है वो P इंटरनल प्लस माइनस छोटा सा प्रेशर चेंज आता है, और P एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस में बराबर होता है P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल और P इंटरनल में छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा प्रेशर डिफरेंस होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल और P इंटरनल में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक बात है? क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। ये मल्टीपल स्टेप में होता है, हर एक स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम अटेन करने की परमिशन दी जाती है कि पहले इक्विलिब्रियम अटेन कर लो फिर दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। एक ही स्टेप में होता है या बहुत ही कम स्टेप में होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं हो रहा होता है। ठीक बात है? क्लियर है? अच्छा, आगे एक चीज चाहो तो और लिख लो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, इधर लिख लो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो वर्क डन आपका, देखो आपको पता है वर्क डन बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल डीवी होता है, माइनस P एक्सटर्नल डीवी आपका वर्क डन होता है, राइट। P एक्सटर्नल डीवी ये रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होता है। लेकिन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में एक बहुत छोटा सा चेंज होता है, बहुत छोटा डिफरेंस होता है प्रेशर, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में, और एक छोटे से प्रेशर डिफरेंस के कारण ही छोटा चेंज होता रहता है। ठीक बात है? ये छोटा चेंज होता रहता है। तो अब जब छोटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हल्का चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम हल्का, धीरे धीरे पिस्टन हल्का ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो हम जब सारे, अब उसमें मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व है और छोटा सा चेंज आते जा रहा है, तो उन सबको सम करना होगा, तो हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करनी होगी। तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अगर हमें वर्क डन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डीवी। लेकिन इसमें एक बड़ा सा चेंज होता है तो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वर्क डन बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V।
ठीक बात है। इसमें इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा स्टेप, इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस, या जिसको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वैसे तो अलग होता है थोड़ा सा रिवर्सिबल से, लगभग रिवर्सिबल के बराबर होता है 99.9%, 1% अलग होता है, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई मेंस और नीट या जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही होता है। अगर जब आप बीटेक करने लग जाओगे, हायर स्टडीज़ में जाओगे, मास्टर्स वगैरह करोगे, उधर अलग दिखाएंगे। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस अभी आपके लिए सेम है, जेई और नीट के लिए सेम है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस सेम ही है आपके लिए। ठीक है, तो ए बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि छोटा छोटा मास निकालते हैं तो हल्का हल्का ही चेंज आता रहता है, तो स्लो प्रोसेस होता है। ए आपका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। ए आपका फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बड़ा सा वेट आप हटाओगे, तो बड़ा सा वेट हटाओगे तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। पहले पी एक्सटर्नल ज़्यादा था, आपने बड़ा सा वेट हटा दिया तो पी एक्सटर्नल बहुत कम आ गया, तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो गैस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक फास्ट प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक बात है। अच्छा, लास्ट, इसमें आपकी जो ओपोजिंग फोर्स होती है, या ऐसे लिख लो, जो ड्राइविंग फोर्स होती है, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो प्रोसेस को ड्राइव कर रही हो, मतलब जिसके कारण प्रोसेस हो रहा हो। अभी बताता हूँ थोड़ा सा। ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। ओपोजिंग फोर्स एक दूसरे के बराबर होती है। ड्राइविंग फोर्स एंड ओपोजिंग फोर्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, लगभग बराबर होती है। पूरा बराबर तो नहीं होती, पूरा बराबर होगी तो फिर तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, फिर तो हल्का हल्का भी चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन लगभग बराबर होती है। कि ड्राइविंग फोर्स देखो, एक ड्राइविंग फोर्स है ना, एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि इसको ऊपर फेंक रही है, और ऊपर से पी एक्सटर्नल लग रहा है जो कि इसको नीचे फेंक रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, और जो आपकी ओपोजिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट। ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स में छोटा सा डिफरेंस है, मतलब लगभग बराबरी है, इधर आपकी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होती है ओपोजिंग फोर्स से, ज़्यादा होती है। इसी करके गैस फट से ऊपर जाती है ना। ड्राइविंग फोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है ओपोजिंग फोर्स से, इस करके गैस आपके ऊपर जाती है, प्रोसेस होता है आपका। तो इस केस में ड्राइविंग फोर्स, या तो ये लिख लो कि ड्राइविंग फोर्स इस केस में ओपोजिंग फोर्स के बराबर नहीं होती, ठीक बात है। तीन आपके बात हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के। सिंपल सी अगर एक लाइन में 30 सेकंड में बात बोले तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत छोटे छोटे स्टेप में होता है, कि एक छोटे छोटे मास हटाते जाएंगे। पहला छोटा सा मास हटाएंगे तो पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा पी इंटरनल से, तो पहले गैस क्या करेगी, तो हल्की सी एक्सपेंड होगी, मतलब पिस्टन हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा। तब कब तक ऊपर जाएगा, जब तक पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाएगा, तो सिस्टम अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम। उसके बाद फिर दूसरा पीस निकालेंगे, फिर वही काम होगा कि पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा, पी इंटरनल ज़्यादा, फिर गैस एक्सपेंड करेगी, पिस्टन आपका एक्सपेंड करेगा, तब तक एक्सपेंड करेगा जब तक पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होगा। ऐसे स्टेप चलते रहेंगे, मल्टीपल स्टेप्स होते रहते हैं। इसमें एक ही स्टेप में हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, एक ही बड़ा सा पीस हटाएंगे तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल में बहुत बड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो फट से फास्ट प्रोसेस है। तो एक फास्ट प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। इसके केस में रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस को वर्क डन हम सीधा सीधा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी करके निकाल लेते हैं। ठीक बात है। इस केस में ड्राइविंग फोर्स ऑपोजिंग फोर्स के बराबर नहीं होती, इसमें लगभग बराबर होती है। क्लियर है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात है। मेन जो आप बात करें मैथमेटिकली, तो ये दो चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल बराबर होता है पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा वी, और वर्क डन निकालना हो रिवर्सिबल बोला हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इरिवर्सिबल बोला है तो सीधा यूज़ कर लेंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है। चलो, ए आपको अगर क्लियर है तो अब आगे बात करना शुरू करते हैं। तो ये बात थी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की।
हाँ, चलो आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस स्पेशली हम अभी आइडल गैस की ही बात करते हैं। आइडल गैस के लिए स्पेशली देखते हैं। आइडल गैस के लिए आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT। ये होती है आपकी आइडल गैस इक्वेशन, पता है सबको, है ना, जिसमें P आपका क्या होता है? प्रेशर, V वॉल्यूम, N आपके नंबर ऑफ मोल, नहीं पता तो लिख लो, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका टेम्परेचर होता है। T आपका टेम्परेचर होता है। R की वैल्यू आपकी अगर जूल्स में बात करूं तो 8.3 होती है, 8.31 की जूल। ठीक है, यूनिट आप अपने अभी यूनिट निकाल सकते हैं, चाहो तो PV डिवाइड बाय RT करके यूनिट निकाल सकते हैं, PV डिवाइड बाय NT करके। ठीक बात है। जूल, मोल, मोल इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स कर लो, केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। खैर मेन बात वैल्यू की थी, तो R की वैल्यू होगी 8.31। ठीक है, जूल के टर्म में। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखेंगे। स्पेशली हम आइडल गैस के लिए ही डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस देखते हैं। और आइडल गैस की इक्वेशन याद रखना कि ये आइडल गैस की इक्वेशन है। अगर कोई भी आइडल गैस है उसमें इक्वेशन फॉलो होती है कि PV बराबर होता है nRT के, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर होता है nRT के, N जिसमें आपके नंबर ऑफ मोल है, R आपका गैस कॉन्स्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। ठीक बात है। अच्छा, अब आपके पास 5 तरह के प्रोसेसेस हैं जो आपको आज पढ़ने हैं। पहला प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, वो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, कोरिक वर्ड आया है वॉल्यूम से। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक बात है। जिस भी प्रोसेस में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रह रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब मैथमेटिकली ये भी बोल सकते हैं कि dV आपका जीरो हो, dV आपका जीरो हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, वॉल्यूम में कोई भी हल्का सा भी चेंज नहीं आ रहा है ना, तो dV आपका जीरो हो, dV आपका जीरो हो। और इसकी आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसकी अगर आप चाहो तो इसकी गैस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? देखो, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर ए तो आपका कांस्टेंट हो गया, N आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही है, R भी आपका कांस्टेंट ही है, तो मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T के। अरे यार देखो, ये आपकी गैस इक्वेशन है, PV बराबर nRT। आपका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ मोल तो किसी गैस के कांस्टेंट ही रहते हैं। अगर एक कंटेनर में आपकी गैस रखी है, एक कंटेनर में आपकी गैस रखी है, तो इसके नंबर ऑफ मोल तो इसके अंदर कांस्टेंट ही रहेंगे ना। अंदर बाहर से कुछ आ पा रहा है, ना अंदर से कुछ निकल पा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही है आपके। वॉल्यूम कांस्टेंट ही है इस प्रोसेस के लिए। हमने बोला कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, R तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो मतलब प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक बात है, प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो मतलब क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि P1 बाय P2 बराबर होगा T1 बाय T2 के, क्योंकि प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये बात बोल सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये चीज़ याद रखना। कभी कभी आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको P1 P2 T1 दे देंगे, T2 निकालने को कहेंगे तो आप निकाल सकते हो। ठीक बात है। क्यों? एक ऐसे आया कि प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इस गैस इक्वेशन से आप बता सकते हो। ठीक है, इसका चाहे तो ग्राफ भी पूछ सकते हैं आपसे। हो ग्राफ क्या पूछ सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए? तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ऐसा ग्राफ होगा, है ना। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए
आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ पूछें तो ऐसा होगा, है ना। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू ही रह रही है। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, तो ये आपका होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, मतलब dV आपका 0 हो, और अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो गैस इक्वेशन से आप देख सकते हो, मतलब कि P जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के आएगा, दैट मीन्स P1/P2 बराबर हम लिख सकते हैं T1/T2 के, और इसका ग्राफ अगर पूछ रहे फिर तो सीधा बता ही सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से। आगे है दूसरा प्रोसेस आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, बार आपकी यूनिट होती है प्रेशर की, तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता हो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं आपका आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब डीपी आपका 0, प्रेशर में कोई भी चेंज ना आ रहा, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, फिर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से देखो, पीवी बराबर है एनआरटी, तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, एन और आर तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के केस में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, राइट। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इधर आपकी इक्वेशन क्या आएगी कि V1/V2 बराबर आएगा T1/T2 के, V1/V2 बराबर आएगा T1/T2 के। बात भी सही है कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस आपकी एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका ग्राफ पूछे वॉल्यूम और टी का, वॉल्यूम वर्सेस टी का ग्राफ पूछे तो वॉल्यूम वर्सेस टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक बात है, ये है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों वाली बातें हैं, ये सब आपने शायद 9th-10th में भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तब तो इधर पढ़ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अगला प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब खुद गैस मारो, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, है ना, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब dt आपका 0 हो, टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब पीवी बराबर है आपका एनआरटी के। अब इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट ही है, एन कांस्टेंट ही है, तो मतलब पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक बात है, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो मतलब इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी आइसोथर्मल के लिए कि P1V1 बराबर होगा P2V2 के, है ना। पीवी का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहता है, तो P1V1 बराबर होगा P2V2 के, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके इक्वेशन की ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में देख लेते हैं। तो मतलब प्रेशर जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना, वॉल्यूम जब इधर जाएगा इक्वालिटी के इस साइड तो प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, के तो आपका कांस्टेंट ही है ना, एक के आपका मैं एक कांस्टेंट बोल देता हूँ, तो प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो मतलब एक ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, एक ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक बात है, कि जैसे जैसे आपका प्रेशर घट रहा है वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर देखो जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू नीचे जा रही है वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रेशर जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, ये उसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर बात है, तो ये होता है यार आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। छोटी छोटी बात है, इसमें इस करके ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको याद हो तो हमने एक एडियाबैटिक वॉल्स की बात की थी लेक्चर नंबर 1 में ही। एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती थी, जिसमें हीट आपकी 0 हो, एक्सचेंज ऑफ हीट आपका 0 हो, ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, उस वॉल को एडियाबैटिक वॉल्स कहते थे, जिनको हम इंसुलेटिंग वॉल्स भी बोलते थे। याद है, पहला लेक्चर है, नोट जाके देख लो।
ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो हो, हीट एक्सचेंज जीरो होना, मतलब उस प्रोसेस में हीट आ रही है ना हीट जा रही है, उससे हीट एक्सचेंज जीरो है आपका, ठीक बात है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में यार पीवी गामा आपका कांस्टेंट होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब एक इसमें गामा क्या है, इसमें गामा है आपका Cp बाय Cv, Cp बाय Cv है ना, Cp या ए लिख लो Cpm बाय Cvm, ये होता है आपका गामा पॉइजन रेशो, जो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक बात है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका पीवी दी पावर गामा आपका कांस्टेंट होता है, पी वी दी पावर गामा, वी के ऊपर पावर है गामा, पूरे पीवी के ऊपर गामा नहीं है, पी वी दी पावर गामा आपका कांस्टेंट है। आप चाहो इसी इक्वेशन को टेम्परेचर के टर्म में भी बना सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर होता है एनआरटी के, ये आपको पता है। अगर मान लो मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में यही मुझे एडियाबैटिक इक्वेशन चाहिए, ये तो इक्वेशन है आपकी एडियाबैटिक की प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, अगर मुझे एडियाबैटिक की इक्वेशन चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, तो क्या आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो इधर से आइडियल गैस इक्वेशन से अगर आप प्रेशर की वैल्यू निकालो, इधर से आपका प्रेशर बराबर आएगा एनआरटी बाय वी के, प्रेशर बराबर आएगा एनआरटी बाय वी के। अच्छा इधर पी की वैल्यू एनआरटी बाय वी पुट कर दो, एनआरटी बाय वी पुट कर दो, और इधर आपका वी गामा बराबर है कांस्टेंट के, ऐसे ही होगा, वी गामा बराबर है कांस्टेंट के, मतलब टी वी गामा, वी एक इधर नीचे है तो गामा -1 हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, है ना, वी इनवर्स है तो गामा -1 हो जाएगा, तो टी वी गामा -1 कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में बताना है तो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होगी, टी वी गामा दी पावर टी इंटू वी रेज टू पावर गामा -1 दी पावर कांस्टेंट, टी वी दी पावर गामा -1 कांस्टेंट, ठीक बात है। तो आपकी यार एडियाबैटिक की इक्वेशन पी वी गामा पी वी दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या टी वी गामा -1 आपका कांस्टेंट होता है, ये एडियाबैटिक की इक्वेशन है। आप चाहो तो आप अलग भी निकाल सकते थे, आप चाहो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इक्वेशन निकाल लो, वो कैसे निकालोगे, बस इधर से इस इक्वेशन से वी की वैल्यू निकालो, वी की वैल्यू क्या आएगी एनआरटी बाय पी, इधर वी की वैल्यू एनआरटी बाय पी पुट कर दो तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। खैर ठीक है, और निकाल सकते हो किसी भी टर्म में, लेकिन ये दो आपके मेन काम की आती हैं, बाकी निकालने को तो कोई भी निकाल सकते हो आप। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पहली बार क्या होता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, मतलब ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, और उस प्रोसेस की इक्वेशन ये होती है कि पी इंटू वी दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या टी इंटू वी दी पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट होता है आपका, ये होता है आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन, जिसमें गामा आपका है CPM डिवाइड बाय CVM, है ना। और एक इक्वेशन वैसे तो आपको और पता है कि CPM - CVM बराबर होता है R के, ये भी आपको पता है। इसका ग्राफ, चलो इसका ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इसका ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कंपैरिजन करके, अभी समझ लो बस कि प्रोसेस ये होता है। आगे लास्ट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें V, जिसकी इक्वेशन ये होती है कि जो ऐसी इक्वेशन फॉलो कर रहा है पी वी दी पावर x इक्वल टू आपका कांस्टेंट हो, जिसमें आपका x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो, उसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या मतलब, P इंटू वी दी पावर x, v की पावर है x में, ये आपका कांस्टेंट। तो एक ऐसी इक्वेशन हो जैसे कि मान लो आपका ऐसी कोई एक आपको बोला कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ए इक्वेशन फॉलो हो रही है कि P दी पावर v3 इक्वल टू आपका कांस्टेंट। आपका क्वेश्चन आ गया मान लो जेईई और नीट में कि एक ऐसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ए इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो P v दी पावर x की वैल्यू 3, तो ये आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब x इक्वल टू 1 ना हो, उसके अलावा जो भी हो वो आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला क्या है, देखो एक बार रिवीजन हो जाए।
आपके ए 5 इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोसेस हैं जो कि जेई और नीट में आते हैं। किसमें? जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस में 5 टाइप के प्रोसेस आते रहते हैं। पहला है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब P1/P2 बराबर होता है T1/T2 के। मीन्स ऐसा आपका ग्राफ बनता है पी और टी के बीच में, मतलब प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट एंड आर आपका कांस्टेंट ही था, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, इसलिए आपका ग्राफ बना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। उसके बाद आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, उसके लिए आपकी इक्वेशन है ग्राफ आपका है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसमें P⁴x = कांस्टेंट हो। ठीक बात है, ये दिमाग में रखना है हमें, ये बात हमें दिमाग में होनी चाहिए। जब भी कभी भी जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस में चीज़ आ रही हो कि आपसे बोला कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज जीरो, पीवी और उसके केस में P⁴ = कांस्टेंट, T⁴ कांस्टेंट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस P⁴x कांस्टेंट। ये 5 तरह के प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए जो कि जेई में और नीट में आते रहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, सही है। अच्छा चलो, तो ये 5 तरह के प्रोसेसेस हैं और इसके कुछ ग्राफ हैं जो कि आपके पार्ट में आ सकते हैं। ये जब गैसीय स्टेट हम करते थे ना, एक गैसीय स्टेट पहले चैप्टर होता था किसी ज़माने में, मतलब 1 साल पहले, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में करते थे। उस गैसीय स्टेट में कराते ही ये सब थे, लेकिन अब वो चैप्टर निकल गया तो थर्मोडायनेमिक्स में तो हल्का फुल्का ही कराते, तो जितना कराते हैं उतना मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में, इस केस में अब हम आज ये करेंगे, आज हम वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस, इन दोनों को आज निकालेंगे। और इसके रिलेटेड जितने भी आपके जेई में या नीट में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे जो आपके जेई नीट में आए हैं। तो आज हम वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, इसको निकालना सीखेंगे। और कल के लेक्चर में हम वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस और वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी देख लेंगे। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आता कम है लेकिन देख लेंगे उसे भी। ठीक बात है, चलो तो लिख लो हेडिंग अगली, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, इन डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहला हम वर्क डन निकालेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो, ये आपको पता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब वर्क डन क्या होता है आपको पता है, वर्क डन बराबर होता है -P⁴ इंटीग्रेशन ऑफ dV, है ना। ए स्टेटमेंट तो आपकी हमेशा फुली फिल्ड होती है। आपको मैंने पहले भी वर्क डन जब का लेक्चर लिया था, मैंने लेक्चर नंबर 2 उसमें ही बताया था कि वर्क डन की ये इक्वेशन होती है कि वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन -P⁴ dV। और उसके बाद ये बताया था कि अगर आपका P⁴ कांस्टेंट है, अगर आपका P⁴ कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो -dV ओ बराबर हो जाएगा, अब dV है तो V इनिशियल -V फाइनल, तो इसको जब dV करेंगे, dV की इंटीग्रेशन करेंगे तो -P⁴ डेल्टा भी आएगा। तो ए इक्वेशन आती इसी से है, बस ए इक्वेशन कब होती है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तो ए इक्वेशन होती है। ए इक्वेशन हमेशा फॉलो होती है, ए हमेशा सही है, ए 100% ट्रू, ए हमेशा ट्रू होगी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें इक्वेशन हमेशा फुली फिल्ड होगी। ए वाली हमेशा सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए वाली इक्वेशन तभी सही होगी जब P⁴ आपका जीरो है, सॉरी P⁴ जब आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जब P⁴ कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, तब ये चीज़, इसी से ये चीज़ बनती है। ठीक बात है, तो ए वाली तो हमेशा ट्रू है, ए वाली तभी सही है जब P⁴ आपका कांस्टेंट हो, जब P⁴ आपका कांस्टेंट हो। अच्छा खैर, वापस बात करते हैं। तो ये आपका होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, मतलब dV आपका जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो dV की वैल्यू जीरो, तो मतलब वर्क डन जीरो, dV जीरो तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो वर्क डन आपका जीरो। तो मीन्स
आइसोकोरिक प्रोसेस में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको जेई में क्वेश्चन आ गया कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें ए चीज़ें कर रहे हैं, ए प्रेशर दिया, ए टेम्परेचर दिया, ए हीट दी, ए सब किया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, कुछ भी किया, आपसे पूछे वर्क डन कितना हुआ, आप चुप करके बोल देना 0, चाहे जो मर्जी लिखा हुआ हो उसमें 5-6 लाइन 10 एक पैरा बना के लिख दिया हो कि ये सब दिया हुआ है, ये सब हो रहा है उस आइसोकोरिक प्रोसेस में, और लास्ट में बस पूछ लिया कि वर्क डन कितना होगा। कुछ भी ना सोचना कि क्या दिया है क्या नहीं। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस लिखा है, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा। वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन 0 ही होगा, चाहे जो मर्जी कर ले। ठीक बात है, क्लियर है? अच्छा, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस आपका 0 होता है। नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस अभी बात करके हटे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट हो, प्रेशर आपका कांस्टेंट। तो वर्क क्या होता है? वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल dV। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, लेट्स से मैं पी एक्सटर्नल को बराबर बोल रहा हूँ माइनस पी के dV। प्रेशर अगर कांस्टेंट है ना, मैंने लिख दिया पी एक्सटर्नल को मैं पी से डोनेट कर दे रहा हूँ, पी एक्सटर्नल को मैं लेट्स से पी से डोनेट कर दे रहा हूँ। तो ये लिख दिया यार, चलो पी एक्सटर्नल को पी एक्सटर्नल ही लिख दो, नहीं डोनेट करना ना करो, मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही लिख दिया, मेरा मन किया लिख दिया मैंने। तो माइनस पी एक्सटर्नल, अगर पी एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है ना, तो अगर कोई कांस्टेंट चीज़ है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, तो अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन ऑफ dV V1 से Vi से V5। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका x होता है, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dV आपका v होता है, माइनस पी एक्सटर्नल v, उसके बाद लिमिट पुट करोगे Vi Vf, तो आपका आएगा माइनस पी एक्सटर्नल Vf माइनस Vi, जो कि बराबर होगा, कहाँ लिख दें, इधर लिख दें, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के ही। तो वही बात मैंने बोली थी कि ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब आपका पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में चीज़ सही है कि जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर 0, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, 0 नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन आपका 0 होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस में आपका वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका वर्क डन 0 होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में आपका वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर बात? अब इसके रिलेटेड ही, इन दोनों के रिलेटेड ही हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके जेई और नीट में आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको लूंगा जो कि जेई में और नीट में आए हुए हैं, उनको करते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इसके साथ मिला देता फिर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसको अलग अलग दिया गया है। राइट, चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। हम रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देख चुके हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये देख चुके हैं। उसके बाद हमने 2 प्रोसेसेस के वर्क डन भी देख लिए हैं, जिसमें एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और एक आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। इन दोनों का वर्क डन भी देख लिया है। बाकी जो 3 प्रोसेसेस रहते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क डन देखेंगे। राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा भी है प्रोसेसेस, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमेशा की तरह मैं रख दूंगा, है ना। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा, इसको पढ़ लो और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। ठीक बात है, जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो आराम से, पहले वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, उसके बाद बात करना। ठीक बात है, पढ़ लो, पॉज करो, पढ़ लो। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। राइट, पहला ऑप्शन दिया है +10, ठीक है, दूसरा दिया है -2, तीसरा दिया है आई थिंक -0.9 एंड चौथा दिया है आपको -9 या +9, ऐसे दिया हुआ है कुछ। राइट, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आइडल गैस है जिसको एक्सपेंड किया गया है, एक आइडल गैस है जिसको एक्सपेंड किया गया है, कहाँ से कहाँ, 1 लीटर से 10 लीटर तक उस गैस को एक्सपेंड किया गया है।
ये बात आपको बोली है। कैसे? 1 लीटर से 10 लीटर तक उसका एक्सपेंड किया गया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए 1 बार। एक बार का प्रेशर देके एक कांस्टेंट प्रेशर हमने दिया है, आपको ये बोला है एन आइडल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए 1 बार। फाइंड द वर्क डन इन किलो जूल्स। ये बात बोली गई है, यही क्वेश्चन है आपका, और ये जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। ठीक बात है। तो ध्यान से देखो, कांस्टेंट प्रेशर शब्द दिख रहा है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि वर्क डन बराबर होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बराबर होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक बात है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर बोला था, जैसी ये चीज दिखे अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर खींच लो उधर से ही कि आइसोबारिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। आइसोबारिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये लगाया, क्वेश्चन सॉल्व। तो -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, P एक्सटर्नल आपका दिया है 1 बार, तो -1 डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 फाइनल था, एक आपका इनिशियल था, तो -9 आया, -9 बार लीटर, ये आपका आया। अब इधर एक गलती ना करना कि 9 को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। क्या भी ये सही है? आपको आंसर किलो जूल में पूछा गया है, और आपको लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये बात बताई है कि 1 बार लीटर बराबर होता है 100 जूल के। क्या है बात बताई गई है? लेक्चर नंबर 2 में ही बताई है कि 1 बार लीटर बराबर होता है 100 जूल के। तो ए बार लीटर बराबर होता है 100 जूल के, तो अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो बार लीटर को 100 जूल लिख सकते हैं। तो मतलब -900 जूल, -900 जूल। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो -0.9 किलो जूल। तो आपका आंसर है -0.9 मीन्स ऑप्शन सी। और काफ़ी लोग सीधा इसमें जल्दबाजी में कर देते, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है लेक्चर नंबर 2 में ही, तो उसका इधर यूज़ हुआ। ठीक बात है। आपने निकाला, प्रेशर आपको बार दिया था 1 बार, तो प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम में चेंज 10 - 1 किया तो लीटर में इतना चेंज आया, तो आपका आंसर आया -9 बार लीटर। लेकिन आपको आंसर किलो जूल में पूछा गया था, तो आपको इस बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है 1 बार लीटर आपका बराबर होता है 100 जूल के, तो 1 बार लीटर को आपने 100 जूल लिख दिया, तो -900 जूल आया। उसको किलो जूल में पूछा था, -0.9 किलो जूल आपका आंसर आया। तो पहला क्वेश्चन के लिए जो जेईई मेंस 2019 में आया था, उसके लिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपने ट्राई किया होगा और कर भी लिया होगा कुछ लोगों ने, राइट। चल, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में है, पढ़ो उसे। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक पढ़ो, टाइम वेस्ट ना करो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 के मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन क्या है? -900 जूल, 900 किलो जूल, 2780 जूल एंड -900 किलो जूल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन यार आपका 2 बार आया है, ये जेईई मेन 2004 में भी आया है, और यही क्वेश्चन सेम नीट 2019 में भी आया है। सेम यही क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम। एक क्वेश्चन आपका दोनों बार आया, जेईई में भी आया, नीट में। जेईई पहले जेईई 2004 में आया, उसी को उठा के 2019 में नीट में डाल दिया। ऐसे होता भी है कि जेईई के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में सिंपली हमें ये बोला गया है कि एक गैस है जिसको एक्सपेंड किया गया है 10⁻³ मीटर क्यूब के वॉल्यूम से 10⁻² मीटर क्यूब के वॉल्यूम तक इसको लेके गए हैं, है ना। गैस को एक्सपेंड किया है इतने मीटर क्यूब से इतने मीटर क्यूब तक। ठीक बात है। एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर पे अगेंस्ट ए एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ए 1 × 10⁻5 पास्कल। यही बात बोली गई है ना। क्वेश्चन में कुल मिला के बात निचोड़ यही है कि ये बोला गया है कि ये गैस है जिसको एक्सपेंड किया गया है कहाँ से कहाँ, 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब के एट ए कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ए 10⁻5 पास्कल पे, और आपको वर्क डन पूछा गया है, आपसे वर्क डन पूछा गया है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया,
जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, आपको मैंने बताया है मोल कंसेप्ट में बात कि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो एक्चुअल में क्या दिया है, ये आपका है 1 लीटर, 10⁻³ मीटर क्यूब आपका 1 लीटर होता है, 10⁻² मीटर क्यूब आपका बराबर होगा 10 लीटर के, मतलब है ना। 10⁻³ में मल्टीप्लाई अगर 10 करोगे तो 10⁻² ही तो आएगा, तो ये आपका 10 लीटर है। तो बात वही पिछला वाला ही क्वेश्चन है। एक्चुअल में देखें तो जेई मेन 2019 में, जेई मेन 2004 में और नीट 2019 में सेम ही क्वेश्चन आया है, बस उधर इधर मीटर क्यूब में आ गया था, उधर लीटर में आ गया था, बात बस इतनी है, क्वेश्चन सेम ही है, राइट। तो अभी फिलहाल बात करते हैं, तो 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब पर लेके जा रहे हैं इस प्रेशर के अगेंस्ट, और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर बोला गया है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि वर्क डन बराबर होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। जहां भी अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर आ जाए समझ जाओ कि आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल कितना है आपका 10⁵ पास्कल, चेंज इन वॉल्यूम 10⁻² - 10⁻³ है ना, 10⁻², 10⁻³ तो -10⁵, इधर से 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, 10⁻³ कॉमन अंदर से, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 10, इधर बचा 1, इधर बचा 1, तो आया आपका 9 × 10⁻², मतलब -900 जूल, -900 जूल है ना, -900 जूल। पास्कल और मीटर क्यूब में था, मतलब SI यूनिट में था, है ना, या तो ऐसे बोल सकते हो -900 पास्कल मीटर क्यूब, है ना, -900 पास्कल मीटर क्यूब। और पास्कल आपकी SI यूनिट है, मीटर भी आपकी SI यूनिट है, और इन दोनों को मिला के आपकी जूल भी एक आपकी SI यूनिट होती है, तो -900 जूल ही आएगा, ठीक बात है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम पे लेके आए अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, 300 केल्विन का कोई भी काम नहीं था उधर, है ना। तो बस हमने आइसोबारिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, उसका हमें फॉर्मूला पता है कि वर्क डन होता है, बस पुट की आंसर निकाल दिया, ठीक है। 3 साल आया हुआ है क्वेश्चन, जेई मेन 2019 में, जेई मेन 2004 में, नीट 2019 में, ठीक बात है, क्लियर। चलो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा, देखो स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको समझो, क्वेश्चन को पॉज करो एक बार, समझो, पॉज करके एक बार ट्राई मारो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है वैसे तो, अगर पहले 4 लेक्चर देख के आए तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, हर एक लाइन से बस जो जो बोल रहे हैं उसको करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक, या 2019 में, किसी एक मिसाल में तो आया हुआ है, लिखा होगा उधर साथ में कितने कब आया है। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, ठीक बात है। मैं करने जा रहा हूँ, ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, तब तक ट्राई कर लो। ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, पहला ऑप्शन आई थिंक 11,1136.5 दिया है, मैं श्योर नहीं हूँ कि यही दिया है कि नहीं, लेकिन आप देख लेना। दूसरा -500 जूल, तीसरा -505 जूल, चौथा +505 जूल। एक क्वेश्चन है, नीट शायद 2017 में आया हुआ है, नीट 2017 में आया, बाकी आप एग्जैक्टली देख लेना, उसमें नीचे लिखा होगा कि कब आया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा और एक बार ट्राई जरूर किया होगा, ट्राई करने के बाद ही देखा करो मेरा सोल्यूशन, नहीं तो ऐसे ही देख लोगे कोई फायदा नहीं होगा यार। पहले खुद से दिमाग लगाओ, नहीं होगा फिर समझोगे, फिर ज़्यादा समझ आएगा। बिना खुद से किए समझोगे तो समझ तो आएगा, लेकिन भूल भी सकते हो बाद में। खुद से ट्राई करके फिर समझोगे तो भूलोगे नहीं समझने के बाद, बस यही फ़र्क है। समझ तो दोनों केस में आएगा, चाहे ट्राई करो चाहे ना करो, बस इम्पैक्ट उसका बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा अगर आप पहले खुद ट्राई करके फिर आके समझोगे, ठीक बात है। आई होप आपने ट्राई किया हो, मेरा जो ज्ञान दिया मैंने वो खराब ना गया हो। चलो क्वेश्चन ये है यार, क्वेश्चन का कंक्लूजन देना चाहूँ तो क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है कि एक आपके पास गैस है कंटेनर में, एक इंसुलेटेड कंटेनर में, एक आपके पास इंसुलेटेड कंटेनर है, इसमें गैस रखी हुई है।
है ना, उसको एक इंसुलेटेड कंटेनर में गैस है जिसको एक्सपेंड किया गया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, कितने प्रेशर से, 2.5 atm का प्रेशर दिया गया है इस गैस को, इससे एक्सपेंड किया गया है। कहाँ से कहाँ, 2.5 लीटर से 4.5 लीटर तक एक्सपेंड किया गया है। और आपसे पूछा गया है सर कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, वर्क डन नहीं पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये बोला गया है कि एक गैस को इंसुलेटेड कंटेनर में रखा गया है और उसको एक्सपेंड किया गया है 2.5 लीटर से 4.5 लीटर तक अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ए 2.5 atm। और आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है जूल्स में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जूल्स में निकालनी है। या 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक बात है। सबसे पहली बात, ये आपको क्या बोला है, इंसुलेटेड कंटेनर। लेक्चर नंबर 1, इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्या कि एडियाबैटिक वॉल्स हैं, एडियाबैटिक का मतलब ही इंसुलेटिंग था। लेक्चर नंबर 1 की बात है। पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हो, सीधा कंगारू की तरह कूद के इधर आए हो, बात अलग है। फिर पहले 3 लेक्चर देख लिया, इसीलिए लेक्चर को स्टार्टिंग से शुरुआत करो, जहां मर्जी से पढ़ो, ठीक बात है। तो इंसुलेटेड कंटेनर मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्यू आपका जीरो है, क्यू आपका जीरो है, हीट एक्सचेंज आपकी जीरो है। अगर आपकी हीट एक्सचेंज जीरो है तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो मतलब क्यू आपका जीरो हो गया तो डेल्टा यू आपका बराबर आ गया वर्क डन के, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है वर्क डन के। तो आपसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी गया था, लेकिन अगर आप वर्क डन निकाल दोगे तब आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस केस में क्योंकि आपका इंसुलेटेड कंटेनर है मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका डेल्टा यू बराबर होगा डब्ल्यू के, क्योंकि क्यू जीरो होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब क्या हुआ आपका जीरो होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू बराबर होगा वर्क डन के। तो इधर आपको इनडायरेक्टली वर्क डन निकालने को बोला है, क्योंकि इस केस में आपका डेल्टा यू बराबर होगा वर्क डन के। अब निकालना आपको वर्क डन ही है, निकालना आपको वर्क डन ही है। इस पहली चीज ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको इंटरनल एनर्जी निकालने को क्वेश्चन बोला था। आपने इस इंफॉर्मेशन से आपने निकाला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हुआ आपका जीरो हो जाएगा इस केस के लिए, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है, मींस डेल्टा यू बराबर होगा डब्ल्यू के। तो मींस अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो अगर आप वर्क डन निकाल लो तो ये आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं इजिली। देखो हमें एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, उसके अगेंस्ट एक्सपैंड हो रहा है 2.5 लीटर से 4.5 लीटर तक। तो हम क्या निकाल सकते हैं वर्क डन, हमें पता है जब अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंड कर रहे हो तो वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सिंपल सी बात है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी तो माइनस 2.5 प्रेशर है आपका, है ना, और चेंज इन वॉल्यूम 4.5 माइनस 2.5। तो इधर से आपका आया माइनस 2.5 इंटू 2 तो -5 इसकी यूनिट क्या आएगी, एटीएम लीटर। एटीएम लीटर प्रेशर एटीएम में पुट किया था ये लीटर में, तो एटीएम लीटर आया। -5 एटीएम लीटर है, जूल में आंसर पूछा गया है आपको। और क्या मैंने आपको ये बताया कि 1 एटीएम लीटर बराबर होता है, दूसरे लेक्चर में बताया कि 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल के। अब जो सीधा कूद के आया है फिर उसको तो लगेगा ही कि भाई ये कहाँ से आ गया, इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से देख लिया करो। जो भी लेक्चर शुरू कर रहे हो, जो भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग से शुरू करा करो, कंगारू की तरह सीधा कूद के ना आना कभी, राइट, ठीक है। अच्छा, तो 1 एटीएम लीटर बराबर होता है -1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल के। तो इसको आप सोल्व कर लो तो 505, तो लगभग -506.5 आएगा, 506.5, है ना। -5 को मल्टीप्लाई करोगे 101.3 को तो 506.5 आएगा। 506.5 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सबसे करीब ऑप्शन कौन सा है, 505, तो -505 ही आपका आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर 506.5 है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, जो कि आंसर सही यही है, लेकिन ऑप्शन वैसा कोई दिया नहीं है। तो हमें जो सबसे क्लोज ऑप्शन होगा उसको देखना पड़ेगा। तो -505 सबसे क्लोज है, ए वाला आंसर नहीं होगा, 500 भी नहीं होगा, है ना। अब -505 है प्लस 505, तो -505 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। यही बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जो शब्द दिए हैं उन शब्द से अगर आप इंफॉर्मेशन खींचना सीख गए फिर काम हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे इस क्वेश्चन में इंसुलेटिंग कंटेनर दिया था तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन खींचनी थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्यू जीरो है। क्यू जीरो है तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखा कि डेल्टा यू बराबर हो जाएगा वर्क डन के। तो मीन्स आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने को बोला था, मतलब आप वर्क डन निकालोगे तो वही बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और वर्क डन आप निकाल सकते हो इसलिए कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये किया आपने तो वर्क डन निकाल लिया। ये आपने निकाला वर्क डन लेकिन वो बराबर ही है इंटरनल एनर्जी के, तो मतलब आपकी इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी माइनस 505 जूल की होगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। माइनस 505 हमारा सही आंसर है। तो ये कुछ 2-3 आपके क्वेश्चन थे जो कि आए हुए थे आपके जेईई और नीट में, वो मैंने आपको करा दिए। आइसोबारिक और आइसोकोरिक पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, जितने आ सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस से आते हैं, भर भर के आते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसीलिए उसका अलग से मैंने एक लेक्चर रखा है। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में भी जेईई में भी। जितने भी क्वेश्चन देखोगे वर्क डन निकालने के आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे ही आए हैं, 99% क्वेश्चन उस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस करा दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस करा दिए हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इनकी सारी बातें बता दी हैं। वर्क डन निकालना बस सिखाना है, ठीक बात है। उसके बाद मैंने आपको वर्क डन आइसोकोरिक और आइसोबारिक का दिखा दिया। उसके बाद 3 आपको क्वेश्चन करा के आइसोबारिक और आइसोकोरिक के क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक बात है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को भी देख लेंगे और ये पूरे हमारे वर्क डन वाला काम खत्म कर देंगे, ठीक बात है। तो आज के लेक्चर को इधर तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे।